हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 2 के लेसन नंबर 10 के बारे में, दैट इज़ डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो इस लेसन में हमने अपनी पिछली वीडियो में डिज़ास्टर्स के बारे में पढ़ा, कौन कौन से डिज़ास्टर होते हैं, उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं, इफ़ेक्ट किस तरह से होता है डिज़ास्टर का, उसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में जानकारी ली। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज़ टेक्स्ट बुक पेज नंबर 112 एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ नेचर एंड द स्कोप ऑफ डिज़ास्टर। तो इसके ऊपर आपको एग्ज़ाम में 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कुछ आपको फेजेस दिए हैं, उनके नाम लिखने के लिए भी पूछा जाता है, और या फिर ये जो फेजेस है इनमें से 3 फेजेस यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताई है। तो ये तीनों फेजेस जो है आपको लिखने के लिए 3 मार्क्स के लिए बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए देखते हैं। Taking into the consideration the scope of disaster, some of the important facts must be thought over as follows। अभी स्कोप जो है, अगर डिज़ास्टर का हम देखते हैं, उसके बारे में अगर सोचते हैं, तो कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है वो हमें यहाँ पर नोटिस करने हैं। जैसे कि फर्स्ट है यहाँ पर प्री डिज़ास्टर फेजेस रहती है डिज़ास्टर की, मतलब डिज़ास्टर आने के पहले की फेज़ जो रहती है। सेकंड है यहाँ पर बताई है वार्निंग फेज़, अभी डिज़ास्टर आने वाला है, मतलब उसकी वार्निंग मिल जाती है, सो वार्निंग फेज़। थर्ड जो है दैट इज़ एमरजेंसी फेज़, डिज़ास्टर आ चुका है, सो एमरजेंसी की सिचुएशन बन जाती है, तो उसको एमरजेंसी फेज़ कहते हैं। फोर्थ है एमरजेंसी सिचुएशन हो गई, अभी लोग जो है वो चपेट में आ गए डिज़ास्टर के, सो रिहैबिलिटेशन फेज़, मतलब जितने भी लोग हैं उनको सिक्योरली वहाँ से छुड़ाना, उनको दूसरी जगह पर लेके जाना, वो आता है रिहैबिलिटेशन फेज़ में। नेक्स्ट है रिकवरी फेज़, उसके बाद उन लोगों को मतलब खाने का इंतज़ाम या फिर उनकी जो पूरी जो लाइफ है अच्छी तरह से, मतलब जितना भी डेली का रूटीन है वो ठीक से फिर से रिकवर करना, या फिर रिकवरी फेज़ में वो सारी चीज़ें आ जाती है। नेक्स्ट है रिकंस्ट्रक्शन फेज़, रिकंस्ट्रक्शन यानी कि जितने भी बिल्डिंग्स वगैरह कोलैप्स हो चुके हैं, या फिर घर हैं, या फिर गवर्नमेंट ऑफिसेस है, उनको रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है इस फेज़ में। तो इस तरह से ये कुछ फेजेस यहाँ पर आपको बताई हैं। सो इससे आपको नेचर एंड द स्कोप ऑफ डिज़ास्टर को समझने में आसानी होगी। अभी यहाँ पर आपको बताया है टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द नेचर एंड द स्कोप ऑफ डिज़ास्टर, ओनली 3 एस्पेक्ट्स ऑफ डिज़ास्टर आर इम्पॉर्टेंट। ये हालांकि 6 फेजेस दी है, लेकिन उसमें से 3 ही एस्पेक्ट्स जो है या फिर 3 ही फैक्टर जो है वो इम्पॉर्टेंट है, आर इम्पॉर्टेंट फॉर कॉमन सिटीज़न। किसके लिए? कॉमन सिटीज़न, क्योंकि जैसे आपको पता है पहले डिज़ास्टर अगर हो जाता है तो सबसे पहले इफ़ेक्ट या फिर इम्पैक्ट जो है वो किसके ऊपर पड़ता है? कॉमन सिटीज़न के ऊपर पड़ता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट जो फेज़ है, फेज़ ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी की फ़ेज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया है। Important character of this phase is the maximum lives can be saved by quick actions। अभी ये जो फेज़, ये फेज़ कब आएगी? जब ऑब्वियसली डिज़ास्टर आ गया है, उस टाइम का ये बात चल रही है। सो फेज़ ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, तो इस फेज़ में क्या हो जाएगा? टारगेट क्या रहेगा हमारा? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाना। मैक्सिमम लाइव्स कैन बी सेव्ड बाय द क्विक एक्शन ड्यूरिंग दिस फेज ओनली। वेरियस एक्शंस लाइक अ सर्च एंड द रेस्क्यू ऑपरेशन, मेडिकल असिस्टेंस, फर्स्ट एड, रिस्टोरिंग द कम्युनिकेशन सर्विसेज, रिमूविंग द पीपल फ्रॉम द अफेक्टेड एरिया आर एक्सपेक्टेड इन दिस फेज। सो ये सारे आपको लिखने हैं एग्जाम में। एग्जाम में इसके ऊपर मैंने जैसे बताया 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। तो ये जो है फेजेस सारी, वेरियस एक्शंस, अलग अलग एक्शन जो है, इसमें सर्च का एक्शन होता है, रेस्क्यू का ऑपरेशन चलता है, मेडिकल असिस्टेंस रहता है, मतलब जो कुछ भी लोगों को इंजरी हो गई है उनको मेडिकल असिस्ट किया जाता है, फर्स्ट एड दिया जाता है,
रिस्टोरिंग द कम्युनिकेशन सर्विस अगर हैम्पर्ड हो गए तो पहले उनको रिस्टोर किया जाता है ताकि अच्छे से कम्युनिकेट हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प उनको मिल सके। रिमूविंग द पीपल फ्रॉम द अफेक्टेड एरिया से वहाँ से लोगों को जल्दी से निकाला जाता है, दूसरे सेफ एरिया में शिफ्ट किया जाता है। सो ये सारी बातें जो है वो एक्सपेक्ट की जा सकती है इस फेज़ में। ग्रेविटी ऑफ द डिजास्टर कैन बी एस्टिमेटेड इन दिस फेज ओनली। ग्रेविटी, फिर से यहाँ पर वर्ड आ चुका है ग्रेविटी यानी कि मैंने पिछली टाइम ही आपको बताया था, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड से या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स से इसका कोई संबंध नहीं है। ग्रेविटी यानी कि उसकी डिजास्टर की डेप्थ या फिर सीवियरिटी आप बोल सकते, कितना वो सीवियरली इम्पैक्ट कर रहा है उस एरिया के लोगों पर, वहाँ के एरिया पर कितना नुकसान हो चुका है उस पर्टिकुलर डिजास्टर की वजह से, वो चीज़ें जो है वो किस में आएंगी, ग्रेविटी में आएंगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर दी है सेकेंड जो फेज है ट्रांजिशनल फेज। तो इस फेज में क्या होता है, रिहैबिलिटेशन वर्क इज स्टार्टेड इन दिस फेज। लोगों को अभी क्या हो गया है, डिजास्टर आके गया है, ट्रांजिशनल फेज है, डिजास्टर जितना आना था, नुकसान होना था, हो चुका है। अभी इसमें यहाँ पर लोगों को सेफ जगह पर शिफ्ट किया गया है। सो रिहैबिलिटेशन वर्क स्टार्ट होता है वहाँ पर आफ्टर सब्सिडेंस ऑफ द एनी टाइप ऑफ डिजास्टर। यहाँ पर ही बताया है, मतलब सब्सिडेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ डिजास्टर जाने के बाद। इट इंक्लूडिंग द क्लियरिंग ऑफ द डेब्रिज। अगर अर्थक्वेक हो गया है, बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, फ्लड सिचुएशन की वजह से बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, तो डेब्रिज बन जाएंगे, हर जगह मिट्टी के टीले बन जाएंगे। सो वो डेब्रिज जो है वो क्लियरिंग का काम शुरू हो जाता है। रिस्टोरिंग द वाटर सप्लाई, उस एरिया का वाटर सप्लाई हैम्पर्ड हो चुका है तो वाटर सप्लाई फिर से रिस्टोर करने का काम होता है। रिपेयरिंग रोड्स, अगर अर्थक्वेक हो गया है, रोड्स वगैरह डैमेज हो गए तो उनको रिपेयर किया जाता है, सो दैट इट विल हेल्प टू ब्रिंग अ नॉर्मलसी इन द पब्लिक लाइफ। ये क्यों करती है गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी, क्योंकि नॉर्मलसी आए, लोग जो है वो फिर से नॉर्मल सिचुएशन में आए, लाइफ स्टाइल। रिहैबिलिटेशन ऑफ द विक्टिम इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस फेज। रिहैबिलिटेशन मतलब जितने भी लोग बेघर हो चुके हैं, उनके घर जो है वो टूट चुके हैं, तो उनको क्या करना ज़रूरी है, रिहैबिलिटेट करना ज़रूरी है, मतलब उनका एस्टैब्लिशमेंट, री-एस्टैब्लिशमेंट करना ज़रूरी है। उनको कहीं पर पर्टिकुलर प्लेस देकर उनको फिर से वहाँ पर रहने के लिए जगह देना, तो वो ज़रूरी है। सो ये इस फेज़ में होता है। जनरली डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स ऑफर द मॉनेटरी एंड द अदर टाइप ऑफ हेल्प टू सच अ पीपल। उन्होंने क्या कहा है, बहुत सारे ऐसे एनजीओज है या फिर इंस्टीट्यूट्स है, वो क्या करते हैं, मॉनेटरी हेल्प देते हैं। मॉनेटरी यानी कि पैसे की हेल्प देते हैं, मनी से रिलेटेड कुछ पैसे जो है इन लोगों को इकोनॉमिकली हेल्प की जाती है। एंड अदर टाइप ऑफ हेल्प, दूसरी भी हेल्प जो है, जो कुछ भी गुड्स है वगैरह, जो कुछ भी चाहिए उनको वो हेल्प मिलती है। इट हेल्प्स टू सूद द मेंटल स्ट्रेस। इन लोगों को क्या, इस वजह से मेंटल स्ट्रेस जो है वो कम होने लगता है हेल्प मिलने की वजह से। एट द अर्लीस्ट एंड इफ दिस विक्टिम्स आर ऑफर्ड विद द परमानेंट मीन्स ऑफ अर्निंग। उन्होंने यहाँ पर एक अच्छी बात कही है, अगर विक्टिम्स जो हैं, जो कोई भी लोग इस चपेट में आ चुके हैं, अर्थक्वेक हो या फिर फ्लड हो, बहुत बुरा नुकसान हो चुका है, उनका फैमिली के मेंबर्स की डेथ हो चुकी है या फिर घर वगैरह कोलैप्स हो गया है पूरी तरह से, फिर वो रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए उनका लाइफ अच्छी तरह से फिर से परमानेंटली, अगर उनको लाइफ अगर अच्छी तरह से जीनी है तो अर्निंग के सोर्सेस कुछ तो चाहिए उनके पास। सो अर्निंग लिवलीहुड एंड दिस इज़ द ट्रू रिहैबिलिटेशन। गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए उस वक्त, अर्निंग के सोर्सेस उनके लिए देनी चाहिए, मतलब जॉब कर सके वो लोग, उस वजह से कुछ पैसे जो जोड़ कर वो क्या कर सकते हैं, खुद का जो कुछ भी है, घर है या फिर जो कुछ भी मकान है वो बनवा सकते हैं फिर से। तो ये इस फेज़ में आता है। नेक्स्ट जो है रिकंस्ट्रक्शन फेज़। अभी ये थर्ड फेज़ है रिकंस्ट्रक्शन, मतलब यहाँ पर पूरा रिकंस्ट्रक्शन हो जाता है। देखिए ये ट्रांजिशनल फेज़ और द रिकंस्ट्रक्शन फेज़ थोड़े से आपको सेम दिखेंगे। देखिए इसमें अभी
ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपको ये डिफरेंस जो कुछ भी दिखता है वो याद रखना है। रिकंस्ट्रक्शन फेज में कौन से काम आते हैं वो याद रखने हैं। दिस इज हाईली कॉम्प्लिकेटेड फेज, ये कॉम्प्लिकेटेड फेज है। दिस फेज बिगिंस इन द ट्रांजिशनल फेज। देखा यहाँ पर बताया उन्होंने, ट्रांजिशनल फेज में ही रिकंस्ट्रक्शन फेज जो है वो शुरू हो जाती है। पीपल रिकंस्ट्रक्ट देयर बिल्डिंग्स, लोग क्या करने लगते हैं, उनके बिल्डिंग्स जो है वो रिकंस्ट्रक्ट करने लगते हैं। एंड द फैसिलिटीज लाइक रोड्स एंड द वाटर सप्लाई आर रिस्टोर्ड, उनकी जो फैसिलिटी है रोड की या फिर वाटर सप्लाई की वो रिस्टोर्ड करने लगते हैं। फार्मिंग प्रैक्टिसेस आर द स्टार्टेड, फार्मिंग प्रैक्टिसेस, अगर खेती का नुकसान हो गया है, क्रॉप्स का नुकसान हो गया है, तो फार्मिंग प्रैक्टिसेस फिर से की जाने लगती हैं। हाउएवर इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर द रिकंस्ट्रक्शन, ऑब्वियसली रिकंस्ट्रक्शन एक दिन में नहीं होने वाला, रिकंस्ट्रक्शन के लिए बहुत सारा टाइम लगता है, क्योंकि सपोज फार्मिंग में क्रॉप्स का नुकसान हो गया है तो एक दिन में सीड वगैरह डालने से वो थोड़ी क्रॉप दूसरे दिन में आने वाले हैं, तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा। ज़मीन जो सॉइल जो है, मिट्टी जो है वो ख़राब हो गई है, तो वो रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए पूरा जो है फार्मिंग प्रैक्टिसेस है या फिर कोई भी कुछ भी, वाटर सप्लाई को नॉर्मल करना है, रोड्स को अच्छे करने हैं, बिल्डिंग्स फिर से बांधनी, तो इसके लिए टाइम लगता है। प्लैनेट अर्थ हैज़ एक्सपीरियंस्ड मेनी नेचुरल डिजास्टर, अपना जो प्लैनेट है अर्थ सो बहुत सारे डिजास्टर को एक्सपीरियंस कर चुका है। लिसनिंग टू द डिस्क्रिप्शंस ऑफ दोज डिजास्टर ब्रिंग अ नमनेस टू द माइंड, अगर वो डिजास्टर के बारे में आप सुन भी लेते हैं, उसकी कहानी भी सुनते हैं, स्टोरीज भी सुनते हैं लोगों की जुबानी, तो आपको दुख हो सकता है, आपका माइंड जो है वो नमनेस की तरफ जा सकता है, यानी कि यू विल बिकम अ सैड। सो मोस्ट ऑफ द डिजास्टर्स आर द रिलेटेड unprecedented situation have been occurred in the Asian continent and the region of the Pacific Ocean। बहुत सारे ऐसे डिजास्टर हैं, वो किससे रिलेटेड है, अनप्रेसिडेंट सिचुएशन, यानी कि अनप्रेडिक्टेबल जो सिचुएशन हो रही है एशियन कंटिनेंट में या फिर पैसिफिक ओशन के रीजन में जो कुछ भी सिचुएशन हो रही है, जिस तरह का भी कुछ एनवायरमेंट हो रहा है, उस वजह से भी बहुत सारे डिजास्टर अनप्रेडिक्टेबली आते हैं। Huge loss to the life and the planet earth has been occurred due to the such a disaster। huge loss भी हो रहा है लाइफ का या फिर planet earth का इस डिजास्टर की वजह से। generally such a conditions of natural imbalance have been arisen due to the greed of economic progress of human being। ये क्यों होता है, ये डिजास्टर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जैसे आपको पता है ह्यूमन बीइंग ने क्या करना शुरू कर दिया है, खुद की डेवलपमेंट कर रहा है, लेकिन खुद की डेवलपमेंट करने के साथ साथ उन्होंने क्या किया है, एनवायरनमेंट को भी डैमेज किया है। सो इस वजह से ये एनवायरनमेंट में इम्बैलेंस हो चुका है, नेचर का इम्बैलेंस हो चुका है, और इस वजह से ह्यूमन बीइंग को ये सारा फेस करना पड़ रहा है। रियलिटी में अगर देखते हैं, इन रियलिटी ओल्ड प्रॉब्लम्स ऑफ द सेवरल ईयर्स हैव बिकम फायर्स। पुराने ही प्रॉब्लम्स है, लेकिन पुरानी ही समस्याओं ने बड़ा रूप ले लिया है, पुराने ही प्रॉब्लम्स अब बड़े हो गए हैं। एग्जाम्पल, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ये प्रॉब्लम बड़ा हो गया है। इट्स इंक्रीजिंग नीड्स ऑफ एमर्जिंग प्रॉब्लम्स आउट ऑफ इट आर नाउ एट द एक्सट्रीम एंड। पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया है, इस वजह से उनकी नीड्स जो है, ज़रूरतें बढ़ गई है, इस वजह से नेचर को हम हार्म करते चले जा रहे हैं और इस वजह से प्रॉब्लम आती चली जा रही है। सच अ डिज़ास्टर हैव बीन इंक्रीज्ड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ये जो डिज़ास्टर है अगर देखा जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये डिज़ास्टर जो है वो बढ़ने लगे हैं। कंडीशन ऑफ द इंस्टेबिलिटी अराइजेस इन द कंट्री ड्यू टू द वेरियस रीजन्स लाइक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। और इस वजह से क्या हो गया है, एक कंट्री में आप देख सकते हो कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आ गई है। मतलब दो ग्रुप कंट्री में बन चुके हैं। एक कैटेगरी है जिनके पास बहुत सारा पैसा है, उनको सोचना पड़ता है कहाँ पर रखूँ पैसा, और दूसरी कैटेगरी है जिनके पास कुछ नहीं है पैसा, तो वो ऐसी इस तरह से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आ गई है सोसाइटी में। रैशियल एंड द रिलीजियस डिफरेंसेस आ गए हैं, इस वजह से रेस के ऊपर से, या फिर रेस यानी कि वंश, मतलब अमेरिकन है या फिर इंडियन है,
रेस के ऊपर से या फिर रिलीजियस डिफरेंसेस लोगों में आ चुके हैं, रिलीजन के ऊपर से झगड़े हो रहे हैं। Incidents like a terrorism, abduction, social differences have been a routine now। इस वजह से क्या हो रहा है, टेररिज्म जैसे प्रॉब्लम्स आ गए हैं। एब्डक्शन यानी कि किडनैपिंग किया जा रहा है बच्चों का, या फिर कुछ भी पैसे की लालच में वगैरह आकर, सो किडनैपिंग के केसेस बढ़ रहे हैं, सोशल डिफरेंसेस आ गए हैं। तो ये सारा चीज़ें जो है वो रूटीन बन चुका है अपनी लाइफ का। सो इस तरह से यहाँ पर उन्होंने बताया है। नेक्स्ट जो है, प्रोडक्शन एंड द यूज ऑफ हार्मफुल केमिकल इज अंडर बैन इन डेवलप्ड कंट्रीज। However, production of either the same or those chemical which can wipe out the human race is a common in the developing and the poor countries। प्रोडक्शन, जिन केमिकल को फॉरेन कंट्रीज में बैन किया है, जिन केमिकल को, हार्मफुल केमिकल को फॉरेन कंट्रीज में यूज़ नहीं करते, उन्होंने बैन किया है, वैसे केमिकल हम डेवलपिंग कंट्री या फिर पुअर कंट्रीज जो है वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ये केमिकल्स इतने हार्मफुल है कि वो पूरी जो ह्यूमन स्पेसीज़ है उसको वाइप आउट कर सकते हैं, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। ह्यूमन रेस जो है पूरी तरह से नष्ट हो सकती है, ह्यूमन जाति जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो सकती है इस प्लैनेट पर से। तो इतने हार्मफुल केमिकल्स हम यूज़ कर रहे हैं उनका, और प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। डेवलपिंग या फिर पुअर कंट्रीज़ में ये हो रहा है, लेकिन जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने वो केमिकल्स बैन किए हैं। तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो ओवरऑल वर्ल्ड में आपको दिखाई देती है। कंट्री लेवल पर ले लो, ग्लोबल लेवल पर, या फिर लोकल लेवल पर ले सकते हो। तो इस तरह की जो सारी प्रॉब्लम्स है, इस वजह से ये डिज़ास्टर जो है वो आ रहे हैं। तो चलिए, इस वीडियो में हमने जाना नेचर जो है डिज़ास्टर का, स्कोप किस तरह से डिज़ास्टर के हैं, अलग अलग फेजेस के बारे में इस वीडियो में हमने आज जानकारी ली। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।